Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today's topic is data structure and its types. Why we use data structure is a question mark. We all know about the data, that data is raw facts and figures. You can say that image is also a data, video is also a data, text, alphanumerics, numerics, etc. etc. बहुत सी फॉर्म्स में डेटा एग्जिस्ट कर सकता है. और स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स ये हैं कि आपने अरेंजमेंट देनी है डेटा को, या फिर आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन देनी है. अगर आप डेटा को ऑर्गेनाइजेशन देना चाहते हैं, उसको अरेंजमेंट देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास कुछ लेआउट्स होने चाहिए जिसमें आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर लें, जिसमें आप डेटा को अरेंज कर लें. इन लेआउट्स को हम डेटा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं. ठीक है. और ये लेआउट्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. काम इनका सिर्फ डेटा स्टोरेज ही है. डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर करना ही इनका काम है, लेकिन जो है इनकी थोड़ी बनावट डिफरेंट होती है, या फिर आप कह सकते हैं इसकी अरेंजमेंट का जो आपके पास लेआउट है वो डिफरेंट होता है. वो हम देख लेंगे कि इसकी टाइप्स कैसे आ जाएंगी. तो डेटा स्ट्रक्चर्स यूज क्यों करते हैं, ये तो हमें पता चल गया कि डेटा को स्टोर करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, अरेंज्ड फॉर्म में हम कुछ लेआउट्स यूज करते हैं, उनको हम डेटा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं. अभी हम क्यों यूज करते हैं? ये हम इसलिए यूज करते हैं कि हम फास्ट रिट्रीवल कर सकें डेटा का. वी वांट टू रिट्रीव द डेटा फास्टली. हम डेटा को फास्टली रिट्रीव करना चाहते हैं. अब रिट्रीव क्या होता है? रिट्रीव मीन्स आप डेटा को वहां पे पुट कर लें या गेट करें. दोनों काम तेजी से हो जाने चाहिए. ठीक है, आसानी से हो जाने चाहिए. लेकिन अगर आपको दोनों कामों में टाइम लग रहा है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में जब डाटा नहीं होगा, तो पुटिंग में भी और गेटिंग में भी डाटा के टाइम लगेगा. पुटिंग मीन्स डाटा को सेव करना, गेटिंग मीन्स डाटा को एक्सेस करने में आपको टाइम लगेगा. अब एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डाटा क्या होता है और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डाटा कैसे होगा. हम एक रियल टाइम एग्जांपल पहले लेते हैं. इसमें आप देख सकते हैं कि अगर एक रूम में एक टेबल है बहुत बड़ा सारा, और उस पर आपने बुक्स को पाइल अप करके रखा हुआ है. बुक्स को जब पाइल अप करके ऊपर नीचे रख देंगे हम, और उसके बाद एक कोई लेमैन जो बाहर से आता है, उसने डेटा स्ट्रक्चर्स की फॉर एग्जांपल बुक सर्च करनी है, तो उसके लिए अब क्या है सिनेरियो, उसने एक एक करके हर बुक का टाइटल चेक करना है. ठीक है. अब एक एक बुक का टाइटल जब वो चेक करना शुरू होगा, पाइल अप जो की हुई है बुक्स में, उसमें अब ये होगा कि सब बुक्स मिक्स पड़ी हुई हैं, कोई कैटेगरी नहीं है. मतलब इस्लामियत की बुक्स भी हैं उसमें, इंग्लिश की बुक्स भी हैं उसमें, मैथमेटिक्स की भी है, और उसमें कंप्यूटर साइंस की भी हैं, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं. अब उसको नहीं पता मैं कौन से फाइल को टच करूं कि मुझे डेटा स्ट्रक्चर्स ही मिले. अगर तो बहुत लकी हुआ तो हो सकता है फर्स्ट बुक जो उसने हाथ लगाया जिसको जी, वो डेटा स्ट्रक्चर्स की हो. और हो सकता है कि वो सारी की सारी सर्चेस कर ले और उसे पता चले कि कंप्यूटर साइंस का तो सेक्शन ही नहीं था इसमें, कंप्यूटर साइंस की बुक्स ही नहीं थी इसमें. ठीक है. या हो सकता है उसको मिडल ऑफ द बुक्स में कहीं सर्च करते हुए बुक मिल जाए. तो ये 3-4 चांसेस हैं उसके पास कि या तो फर्स्ट में मिल जाए, या बिल्कुल ना मिले, एंड पे मिले, या फिर मिडल में मिल जाए. बुक्स का ये डिफरेंस हो सकता है. तो क्या है, क्योंकि अब बुक्स अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पड़ी हुई हैं, अरेंज्ड नहीं है, इस वजह से उसको फाइंड आउट करने में टाइम लग रहा है बुक्स को. अब उसको सर्च करने में टाइम लग रहा है. अच्छा जी, अब हम इसी तरह की एक एग्जांपल फिर लेते हैं कि अगर हम इन्हीं बुक्स को रैक्स बना दें और सब्जेक्ट वाइज हम इसको, मतलब इंग्लिश की बुक्स का एक पूरा पोर्शन हो जाए, और उसके अलावा कंप्यूटर साइंस की बुक्स का एक पोर्शन हो जाए, और इसी तरह से इस्लामियत एंड सो ऑन जितनी भी बुक्स हैं उनके अलग अलग सेक्शन बना दिए जाएं, जैसा कि आजकल की लाइब्रेरीज में होता है. आपने देखा होगा लाइब्रेरीज को, उसमें ऐसे ही होता है. ठीक है. डिफरेंट सेक्शंस बना दिए जाएं, हर सेक्शन जो है वो सब्जेक्ट वाइज हमने कैटेगराइज कर दिया हो, और उसके बाद उनकी बुक्स की अरेंजमेंट ऐसे कर दी जाए कि टाइटल सामने हो आपकी. ठीक है. टाइटल सामने हो, और उसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर्स की बुक्स का अलग सेक्शन है. फर्दर कंप्यूटर साइंस को अगर हम कैटेगराइज करें, डेटा स्ट्रक्चर्स की अलग बुक्स हैं हमारे पास, डेटा कम्युनिकेशन की अलग बुक्स हैं, एल्गोरिदम्स की अलग बुक्स हैं. इसका मतलब है फर्दर सेक्शंस हो गए. अब क्या होगा, अब हमने ऑर्गेनाइज कर दिया बुक्स को. ठीक है. हमने बड़े लेवल तक, डेप्थ तक हमने जाके उसको ऑर्गेनाइज किया. हमने पहले तो पूरी लाइब्रेरी को डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया,
फिर हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में हमने उसको डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हर सब्जेक्ट की जो भी बुक्स होंगी वो हमने एक साथ रैक में इस तरह से रखी कि टाइटल फ्रंट पे आ जाए। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि वो जो लेमैन होगा वो अगर उस रूम में एंटर होता है लाइब्रेरी में, सबसे पहले वो अपना सेक्शन फाइंड आउट करेगा कि मुझे कहाँ जाना है। वो फौरन से कंप्यूटर साइंस में आएगा, तो सारी की सारी बुक्स जो कि इंग्लिश, इस्लामियत और बाकी सब सब्जेक्ट्स की थी, उनमें उसको सर्च करना ही नहीं पड़ेगा। जबकि वहां अगर पिछली एग्जाम्पल में देखें तो वो टेबल में हर बुक को उठा रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता कि हो सकता है कौन सी बुक कहाँ पे पड़ी हुई हो। तो इस तरह से वो डायरेक्ट कंप्यूटर साइंस के सेक्शन में जाएगा, और उससे भी ज़्यादा और भी अच्छी ऑर्गेनाइज फॉर्म हो जाएगी कि उसे डेटा स्ट्रक्चर का भी एक सेक्शन मिल जाएगा। डायरेक्ट डेटा स्ट्रक्चर के सेक्शन में जाएगा और वहाँ से अपनी बुक को इजीली टाइटल्स को देख के, क्योंकि फ्रंट पे है, वो कोई बुक उसे उठानी ही नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट अपने टाइटल्स देखेगा, फौरन से बुक निकाल लेगा। जहाँ पे उसको अनऑर्गेनाइज फॉर्म में बुक फाइंड आउट करने में तकरीबन हो सकता है 30 मिनट्स लग गए हों, यहाँ पे उसको 5 मिनट्स भी नहीं लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो हमारे पास बुक्स थी उसकी सर्चिंग में टाइम कंजप्शन बहुत कम थी, और जो हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बुक्स पड़ी हैं उसकी सर्चिंग टाइम हमारे पास काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, तो ये एक चीज़ हमारे जहन में अब आ जानी चाहिए कि जब चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड होती हैं तो फिर हमारे पास टाइम कंजप्शन वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, और जब चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है तो टाइम कंजप्शन रिड्यूस हो जाती है। अब एक और सिनेरियो से बात करें अगर हम, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर तो हमारे पास टाइम कंजप्शन कम है तो इट मीन्स दैट सिस्टम इज़ वेरी एफिशिएंट। ठीक है, अगर कोई चीज़ टाइम कम इस्तेमाल कर रही है इट मीन्स कि वो बहुत एफिशिएंट है, और अगर कोई भी सिस्टम आपका टाइम ज़्यादा यूज़ कर रहा है इट मीन्स उसकी एफिशिएंसी कम है। तो हमने क्या किया कि जब चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया, टाइम कंजप्शन को रिड्यूस किया, और साथ ही उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। ठीक है, और हमें कंप्यूटर साइंस में यही चाहिए, हम एफिशिएंट सिस्टम्स चाहते हैं। हम ऐसी वर्किंग चाहते हैं जिसमें टाइम कंजप्शन कम से कम हो, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। ठीक है, तो अब इसी की बात अगर हम डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करें, अगर हम डेटा को स्ट्रक्चर्स यूज करते हुए या लेआउट्स यूज किए बगैर रख देंगे तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। जब ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी तो डाटा की गेटिंग और पुटिंग दोनों में हमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, इसी वजह से हम डेटा को लेआउट्स में अरेंज करते हैं, हम उसको स्ट्रक्चर्स में लगाते हैं, लाइक अरेज है, क्यूज हैं, स्टैक्स हैं। जब हम उसमें अरेंज करते हैं डेटा को तो बिल्कुल वैसे ही लाइब्रेरी जैसी एक एग्जांपल समझ लें। आपको डेटा सर्च करने में, आपको डेटा पुट करने में, डेटा गेट करने में बहुत कम टाइम लगता है। ठीक है, और जिसकी वजह से टाइम कंजप्शन जब रिड्यूस होगी तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स फास्ट रिट्रीवल ऑफ डाटा के लिए हम यूज करते हैं। अब ये फास्ट कैसे हुआ ये आपको पता चल गया कि क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड है तो फास्ट है, ऑर्गेनाइज्ड है, टाइम कम कंज्यूम कर रहा है, एफिशिएंट है तो फास्ट है। ठीक है, सो डेटा स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड टू स्टोर डाटा फॉर द फास्ट रिट्रीवल। ठीक है, हम ऐसे स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं जिसमें डेटा को स्टोर करते हैं और उसका फास्ट रिट्रीवल चाहते हैं। हम कंटेंट्स देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स के कौन कौन से कंटेंट्स को हम फॉलो करेंगे, हम इसकी डेफिनेशन जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं। डेटा स्ट्रक्चर के कुछ ऑपरेशंस देखेंगे, इसकी टाइप्स देखेंगे, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन डेटा स्ट्रक्चर्स की देखते हैं कि दिस इज अ लॉजिकल वे ऑफ स्टोरिंग डाटा एंड इट इज ऑल्सो डिफाइंड मैकेनिज्म ऑफ डेटा रिट्रीवल, फास्ट डाटा रिट्रीवल। ठीक है ना, आपके पास डिफरेंट मैकेनिज्म्स भी बताएगा कि जाहिर सी बात है जब डाटा स्टोर होगा तो हर डेटा स्ट्रक्चर का अपना एक मैकेनिज्म होगा कि जिसके अगेंस्ट हम उसको डेटा को मूव करवा सकेंगे, उसमें मतलब गेट कर सकेंगे, पुट कर सकेंगे, ये सब चीजें। नाउ वी विल डिस्कस द डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस। हम देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर के कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। ठीक है, इसमें आपके पास ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीजन, ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो आपके सामने नजर आ रहे हैं। ट्रैवर्सिंग एक्चुअली क्या है? ट्रैवर्सिंग वो फंक्शन है जिसके थ्रू, ऑपरेशन है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं कि जितना भी डेटा एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में उसको एटलीस्ट वंस आप जरूर एक्सेस करते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं एक्सेसिंग ईच रिकॉर्ड एग्जैक्टली वंस।
ठीक है, हर जो भी आपके पास डेटा स्ट्रक्चर्स में जितने भी रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं उनको आप एटलीस्ट वंस जो है वो एक्सेस करते हैं और उनके आइटम्स को गेट करते हैं ताकि बाद में उनके लिए फर्दर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं या प्रोसेसिंग करनी है तो कर सके। तो ट्रैवर्सिंग इज एक्चुअली टू एक्सेस द डेटा एटलीस्ट वंस। सर्चिंग, second operation is searching and searching is actually to find something. सर्चिंग इसी तरह से होता है ना, हमने अगर किसी चीज़ को तलाश करना है, किसी चीज़ को फाइंड आउट करना है तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, सर्चिंग करते हैं। और सर्चिंग में एक्चुअली कोई ना कोई की वैल्यू दी हुई होती है, हमें जो कि डेटा में से सर्च करनी होती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस या ये ऑपरेशन जो है वो भी परफॉर्म किया जाता है इसी से। डेटा स्ट्रक्चर का एक ऑपरेशन है सर्चिंग। इंसर्जन, इंसर्जन मीन्स कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड करना हो स्ट्रक्चर में। अगर आपने कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर में तो आप इंसर्जन का ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। डिलीशन का हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर हमने कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करना हो स्ट्रक्चर में से तो आप डिलीशन यूज कर सकते हैं। सो ट्रैवर्सिंग में एक्सेस आ जाएगा, आपके पास एक्चुअली एक्सेस कर रहे हैं किसी भी रिकॉर्ड को इन द डेटा स्ट्रक्चर। और सर्चिंग में आप कुछ भी सर्च आउट कर रहे हैं की वैल्यूज के अगेंस्ट। और उसके अलावा इंसर्जन में ये होता है कि आप कोई न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर में। और डिलीशन में ये है कि कोई भी रिकॉर्ड जो है आप उसको डेटा स्ट्रक्चर से रिमूव कर रहे हो। नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। अभी तक हमने देखा है डेटा स्ट्रक्चर्स की डेफिनेशंस देखी, उसके बाद हमने उसके ऑपरेशंस देखे। नाउ टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, टू टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स आर देयर, लीनियर एंड नॉन लीनियर। ठीक है, दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स होंगे आपके पास, एक लीनियर होगा और एक नॉन लीनियर होगा। लीनियर मींस जो कि एक जैसा कि सीक्वेंशियल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और नॉन लीनियर वो होते हैं जो कि सीक्वेंशियल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, जो एक लाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। नॉन लीनियर ऐसे होते हैं। और लीनियर होते हैं जो कि ऑलमोस्ट एक लाइन की फॉर्म में, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में हमारे पास अरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू ये एग्जिस्ट करते हैं। ये चार हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। ये एक लाइन की फॉर्म में होती हैं, एक इस तरह से स्ट्रेट फॉर्म में होते हैं। ये भी हम देखेंगे, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये आपके पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं। और एंड जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनमें हमारे पास ट्रीज आ जाते हैं और ग्राफ्स आ जाते हैं। ये आप देखेंगे कि ये बिल्कुल स्कैटर्ड फॉर्म में थोड़े से होते हैं। तो उसके लिए हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया है डेटा स्ट्रक्चर्स को कि कुछ लीनियर है और कुछ नॉन लीनियर है। तो लीनियर आपके सामने है, अरे है, लिंक लिस्ट है, स्टैक एंड क्यू। अब अरे जो होती है इस सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। आपको पता होना चाहिए देयर आर टू बेसिक डेटा स्ट्रक्चर। बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स टू होते हैं आपके पास, जैसे कि लिंक लिस्ट है और अरे, दो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। बाकी के सारे जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो इन्हीं को इम्प्लीमेंट करते हुए हम यूज करते हैं। ये प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, आप बोल सकते हैं अरेज एंड लिंक लिस्ट। और बाकी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स सेकेंडरी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हम किन से इम्प्लीमेंट करते हैं, अरे से या फिर लिंक लिस्ट से हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। अरे की बात करें तो अरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा एग्जिस्ट करेगा। और इसके अलावा इसमें ये जो है होमोजीनियस का मीनिंग ये होता है कि सेम टाइप ऑफ डाटा जो है वो अरे में आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। स्टोर करेंगे, अरे का साइज कुछ भी हो सकता है, वो 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी साइज हो सकता है, उसको हम फर्दर देखेंगे। अरे का एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इसने मेमोरी में कॉन्टिगियस प्लेस लेनी होती है, कॉन्टिगियस मेमोरी ऑक्यूपाई करती है। कॉन्टिगियस मींस ये साथ साथ एक ही जगह पे मेमोरी, अरे एक ही जगह पे स्टोर होगी। ये नहीं कि टुकड़ों में या चंक्स में थोड़ी सी अरे का पार्ट कहीं शिफ्ट हो जाए, कोई कहीं शिफ्ट हो जाए मेमोरी में, ऐसा नहीं होता। ये कॉन्टिगियस पार्ट में कॉन्टिगियस मेमोरी ऑक्यूपाई करती है। सेम डाटा टाइप इसमें हम स्टोर करते हैं, लाइक इंटीजर है तो सब इंटीजर ही डाटा एलिमेंट्स होंगे, फ्लोट है तो सब फ्लोट होंगे। और इसके अलावा ये जो मेमोरी में कॉन्टिगियस प्लेस ऑक्यूपाई करेगी। ये आपके सामने एक एग्जांपल है जिसमें आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हमने अरे के कुछ एलिमेंट्स को स्टोर किया हुआ है। ये इस तरह से एक लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसका एक इंडेक्स भी होता है जिसके थ्रू हम किसी भी एलिमेंट को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। ये इंडेक्स 0 से या 1 से भी स्टार्ट हो सकता है।